तो बेटे आज का हमारा टॉपिक है हाइस्टेरिसिस लूप। हमें एक सोलिनॉइड के अंदर अल्टरनेटिंग करंट गुजारना है। सोलिनॉइड, अब जैसे ही सोलिनॉइड में से करंट पास करता है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है और इसकी एक साइड नॉर्थ बन जाती है और एक साइड साउथ बन जाती है अगर करंट पास करे। लेकिन अभी मैं किस करंट की बात कर रहा हूं? अल्टरनेटिंग करंट की। अब अल्टरनेटिंग करंट तो अपनी डायरेक्शन को मुसलसल चेंज करता रहता है। अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो यकीनन मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अभी अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? इधर साउथ और इधर नॉर्थ हो जाएगा, पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। अब अगला प्रॉब्लम क्या है? अगला हमारा मिशन क्या है कि सोलिनॉइड के अंदर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, कोई सॉफ्ट आयरन रख दिया। अब आप जानते हैं कि सॉफ्ट आयरन के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के सेट होते हैं मैक्रोस्कोपिक साइज के। उन मॉलिक्यूल्स के सेट्स को डोमेन्स कहते हैं। हर डोमेन का अपना नॉर्थ पोल और अपना साउथ पोल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी एक अलग टॉपिक है, वो फिर कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हर सॉफ्ट आयरन के अंदर छोटी छोटी क्या होती है? डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स क्या है? एटम्स का एक कॉम्बिनेशन, एटम्स का एक सेट जिसका अपना एक नॉर्थ पोल और अपना एक साउथ। हर डोमेन का अपना नॉर्थ अपना साउथ होता है। लेकिन अगर उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के आप ऑब्जर्व करें तो उनकी डोमेन्स रैंडम अलाइन होती हैं। यानी किसी का नॉर्थ किसी तरफ है, किसी का साउथ किसी तरफ है, रैंडम अलाइनमेंट। सबका मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ नहीं होता, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होता। ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कहते हैं अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल। क्या बोलते हैं बेटे? उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। लेकिन जब हम इसको इस सोलिनॉइड के अंदर रखेंगे तो सोलिनॉइड इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इन डोमेन्स के ऊपर भी अपना असर करेगा। वो डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि करंट की वजह से इधर नॉर्थ बन गया और इधर साउथ बन गया। फिर ये डोमेन्स क्या करेंगी? डोमेन्स इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। डोमेन्स का अलाइन हो जाना मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। मैग्नेटाइजेशन, डोमेन्स का एक तरफ अलाइन हो जाना। अच्छा, अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दिया जाए तो फिर डोमेन्स वापस अपनी अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएंगी, लेकिन फौरन नहीं आती। वो थोड़ा सा टाइम अपने मैग्नेटिक फील्ड को सस्टेन करती हैं, रिटेन रखती हैं। मैग्नेटिक फील्ड वहां पे थोड़ी देर रिमेन रहता है। यही प्रोसेस हम समझने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में कि जब इस सोलिनॉइड में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो अल्टरनेटिंग करंट का तो एक पूरा साइकिल होता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी एक पूरा साइकिल बनेगा। उस साइकिल के पहले हिस्से में इधर नॉर्थ और इधर साउथ होगा और दूसरे हिस्से में, उसी साइकिल के दूसरे हिस्से में इधर साउथ और इधर नॉर्थ होगा। या यूं कह लें कि लेट्स से ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो पॉजिटिव पीक में इधर नॉर्थ इधर साउथ,
और नेगेटिव पीक में इधर साउथ और इधर नॉर्थ होगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या बिहेवियर होगा इस तब्दील होते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। किस किस के दरमियान? बिल्कुल बिल्कुल, ये करंट इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा करेगा कि नहीं करेगा? करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा करेगा। राइट हो गया। अब देखना यह है कि कितने करंट पे कितनी मैग्नेटाइजेशन होती है, और जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है? ये सारा प्रोसेस स्टडी करने का नाम है हिस्टैरिसीस लूप। तो आज के लेक्चर में हम मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटाइजेशन इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसी ग्राफ का नाम क्या होगा? हिस्टैरिसीस लूप। तो बेटे वो ग्राफ ड्रॉ करते। इसमें एक्स एक्सिस पे हम करंट रखेंगे। आप मैग्नेटाइजेशन करंट भी कह सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट भी कह सकते हैं। यकीनन राइट साइड पे वो करंट पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव हाफ उसका शो किया जाएगा। और वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी आप उसे कहते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ है तो उसको अपवर्ड शो करेंगे, इधर साउथ इधर नॉर्थ है तो उसे डाउनवर्ड शो करेंगे। इसे पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड, इसे नेगेटिव भी कह लें, है तो एक दूसरे के उलट ही ना। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से जहां पे करंट जीरो था। यहां करंट जीरो था। अब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। करंट के बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। पॉइंट ए पे जाके ये मैक्सिमम हो जाएगी। जीरो पे क्या था? जीरो करंट, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैक्सिमम करंट हो गया तो मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम हो गई। पेड़ मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम हो जाना आपकी किताब में लिखता है सैचुरेशन। ये पॉइंट नोट कर लो। ये लफ्ज सैचुरेशन आपने केमिस्ट्री में भी कहीं पढ़ा हो। सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाओ, मैग्नेटाइजेशन का मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाओ। किसके अंदर हो रही है मैग्नेटाइजेशन? इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो अंदर सॉलिनॉइड के रखा गया। राइट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही आपको लफ्ज हिस्टैरिसीस का मतलब समझ आ। अब आप देखें यहां से करंट नीचे आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू यहां पे अल्टरनेटिंग करंट जीरो से मैक्सिमम हमने पहुंचा दिया। अब यहां से करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे करंट कम होता मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा अपनी वैल्यू को बरकरार रखता है। देखिएगा अब ये ग्राफ पीछे आ रहा है, यहां पे आके करंट की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि यहां पे करंट जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अभी भी मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये जिस पॉइंट पे शो हो रही है इसे मैंने ग्राफ में आर से शो किया। किससे शो किया बेटे? आर से। अब आप गौर कर रहे हो करंट तो पहुंच गया इस पॉइंट पे। अगर आपके जहन में अल्टरनेटिंग करंट के फेजेस हो तो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा फेज होता है?
पाई, यहां पे 0 फेज, यहां पे पाई फेज। और यहां पे क्या होता था जरा याद करके बताओ। ओ गुड गर्ल्स। अब इसका मतलब है करंट तो पाई पे पहुंच गया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 0 पे नहीं आया, पाई वाले फेज पे नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड पीछे रह गया है। पीछे रह जाने को हम कहते हैं लैग कर गया, और करंट आगे निकल गया है, इसे कहते हैं लीड कर गया। तो मैं यहां पे लिखता हूं मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग करंट, लीड्स लिखना था। और मैग्नेटाइजेशन लैग्स। अब मैग्नेटाइजेशन को आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो। आप यूं भी कह सकते हो कि करंट लीड कर गया और मैग्नेटिक फील्ड लैग कर गया। भाई होना तो ये चाहिए था कि करंट पीक पे गया, मैग्नेटिक फील्ड भी पीक पे गया। करंट 0 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड को भी फौरन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ, पीछे रह गया। अब आपको पता चल गया कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और मैग्नेटाइजेशन क्या कर रही है, बोलिए बोलिए, लैग कर रही है। इसी प्रोसेस को हाइस्टेरेसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस का नाम हाइस्टेरेसिस है। किस प्रोसेस का? करंट का लीड कर जाना और मैग्नेटिक फील्ड का लैग कर जाना, ये हाइस्टेरेसिस कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो जितना इसने मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रखा है, जितना मैग्नेटिक फील्ड बाकी रह गया है, इसे कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेन से रिटेंटिविटी और रिमेन से रेमेनेंस। इसका दूसरा नाम है रेमेनेंस। दो नाम हो गए बेटे। अब हम करंट में फर्दर आगे बढ़ेंगे। करंट इस फेज से आगे जा रहा है, नेगेटिव करंट शुरू हो गया है, यानी करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। अब इन डोमेन्स को भी फोर्स होगी, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इनको वापस इनकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगा। तो फिर ये ग्राफ आगे बढ़ेगा इस पॉइंट पे, जहां पे जाके नेगेटिव करंट पे, ये नेगेटिव करंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कौन सा करंट है बेटे? नेगेटिव करंट। और फिर जाके मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आ रहा है? 0 पे आ रहा है। वाई एक्सिस 0 पे आ गया। इस पॉइंट को सी से शो किया गया। इसे कहते हैं क्वेर्सिव करंट। वो नेगेटिव करंट जो मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दे, वो नेगेटिव करंट जो मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दे, उसे कहते हैं क्वेर्सिव करंट। और किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कितना क्वेर्सिव करंट चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, इसे कहते हैं उसकी क्वेर्सिविटी। क्वेर्सिव करंट वो नेगेटिव करंट है, वो नेगेटिव करंट जो मैग्नेटिक फील्ड को कहां पे ले आए खींच के? 0 पे ले आए। अब हमें क्वेर्सिव करंट और क्वेर्सिविटी की समझ आ गई। अब करंट अपनी नेगेटिव पीक पे जाएगा। लेट्स से ये करंट की नेगेटिव पीक आ गई, पॉइंट बी से इसे शो कर दिया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी नेगेटिव पीक पे आ जाएगा, यानी इस तरफ साउथ, इधर नॉर्थ। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसे आप दूसरी सैचुरेशन भी कह सकते हो। ये पहली सैचुरेशन, ये दूसरी सैचुरेशन होगी। तो हम अपने ग्राफ में यहां तक पहुंच चुके। क्या बच्चों को पता है कि ग्राफ में इसका फेज डिफरेंस क्या कहलाता है? 3π/2। लो बेटे, अब दोबारा करंट 0 होगा, दोबारा करंट 0 होगा, मगर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। डोमेन्स अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। तो अब दोबारा से वापस आ रहे हैं। अगर इस पॉइंट का नाम R था
रेमेनेंस या रिटेंटिविटी, तो इसका नाम फिर क्या रखेंगे? आर प्राइम। ये भी रिटेंटिविटी की एक टाइप है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन। लेकिन अगेन आप देख रहे हो कि करंट अब करंट यहां पे आके दोबारा जीरो हो गया, मगर मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो नहीं हुआ। अब इससे आगे वाला पीक शुरू होगा, अगला हाफ साइकिल, नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा। वहां पे वो पॉजिटिव करंट जो इस फील्ड को जीरो कर दे, उसे अगेन आप क्या नाम दोगे? क्वेर्सिव करंट। क्या नाम दोगे? क्वेर्सिव करंट। तो यहां पे जब ये करंट अपनी पीक पे जाएगा तो फिर दोबारा ये अपनी लूप मुकम्मल होगी, यानी करंट के एक साइकिल में ये लूप मुकम्मल नहीं होती, एक साइकिल और अगले साइकिल का क्वार्टर साइकिल, वहां पे जाके ये लूप मुकम्मल होती है। मगर एक दफा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए तो दोबारा ये लूप कभी भी मीन पोजीशन से पास नहीं करती, क्योंकि डोमेन्स एक बार मैग्नेटाइज हो गई हैं तो वो जीरो नेगेटिव करंट से ही होनी है। नो करंट अप्लाई करेंगे तो वो बहुत देर में जाके जीरो मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे। अब बात आ गई लूप एरिया की, जो एनर्जी से डील करेगी। लूप एरिया और एनर्जी हमारा कॉन्सेप्ट। एनर्जी, भाई देखो अगर रिटेंटिविटी और क्वेर्सिविटी ज्यादा हो तो लूप एरिया ज्यादा होगा, तो एनर्जी भी ज्यादा, करंट की ज्यादा एनर्जी इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में खर्च हो। और अगर रिटेंटिविटी और क्वेर्सिविटी दोनों कम हो तो लूप एरिया कम होगा, तो करंट की कम एनर्जी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में खर्च होगी। तो कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका लूप एरिया ज्यादा है और उनका यूज क्या है, और कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनका लूप एरिया कम है और उनका यूज क्या है? तो बेटा दो तरह के मटेरियल हैं, सॉफ्ट आयरन्स, इनका लूप एरिया स्मॉल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोट कर लें। ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं? कहां पे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। ये इस्तेमाल होते हैं ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए। और इसके बरक्स दूसरे कौन से बेटे? हार्ड आयरन्स। तो हार्ड आयरन्स में स्टील आ जाता है, इसमें सिंपल आयरन, इसमें स्टील आ जाता है। ये इस्तेमाल होते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए।